हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास तृतीय सेमेस्टर के सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तुर्कों की सफलता के कारण, या फिर दूसरा प्रश्न भी बन सकता है इसी का कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। इसी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसको तुर्कों की सफलता के कारण में कोई एक कारण नहीं है, ढेर सारे कारण हैं और इसमें इन कारणों को हम चार प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला कारण है सैनिक कारण, दूसरे कारण में हम राजनीतिक कारणों की चर्चा करेंगे, तीसरे कारण में सामाजिक कारण और चौथे कारण में धार्मिक कारणों की बात करेंगे हम लोग। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि राजपूत इतने वीर साहसी थे, कुशल योद्धा थे और युद्ध करना ही जैसे उनका जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके बावजूद भी वो आखिर तुर्कों से क्यों पराजित हो जाते हैं, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और जिसने जो है भारतीय इतिहास की जो है दशा और दिशा को बदल के रख दिया। तो इसलिए भी आपके मन में यह जानने की उत्सुकता होनी चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से राजपूत पराजित हो गए और तुर्क सफल हो गए। तो अगर प्रश्न एग्जाम में ना भी आए तब भी आपके मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से तुर्क सफल हो गए और राजपूत जो है असफल हो गए या पराजित हो गए। तो इन्हीं कारणों में सबसे पहले हम सैनिक कारण की चर्चा करते हैं और इस सैनिक कारण में इसके चार छोटे छोटे कारणों में हम इसको विभाजित कर देते हैं। सबसे पहले हम अश्वारोही सेना की बात करते हैं। यह एक बहुत ही तुर्कों की सफलता में यह एक बहुत प्रमुख कारण था, इसकी निर्णायक भूमिका रही है। तुर्कों के पास मध्य एशिया के बलिष्ठ और जो है सर्वश्रेष्ठ घोड़े थे, तो ये अश्वारोही सेना जो है निर्णायक प्रभाव डालती है। सबसे पहले ये है कि अश्वारोही सेना होने का लाभ ये है कि तुर्क जो है अश्वारोही सेना तेजी से आक्रमण करती थी और परिस्थितियां खराब होने पर उतनी ही तेजी से जो है पीछे वापस लौट जाती थी। जबकि अगर राजपूतों के पास देखें तो राजपूतों के पास प्रमुख रूप से देखेंगे तो राजपूत सेना जो है वो पैदल सेना थी। उनके पास भी थोड़ी बहुत संख्या में घोड़े थे और अश्वारोही सेना थी, लेकिन जो घोड़े थे भी वह जो है बहुत निम्न स्तर के थे। तो ये तो जो है अश्वारोही सेना का एक बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हाथियों के प्रयोग से भी युद्ध में जो राजपूत शासकों ने हाथियों का प्रयोग किया उससे भी उनको बहुत हानि उठानी पड़ी। हाथियों को सेना के अग्रभाग में रखा जाता था, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हाथी जो है भड़क जाते थे और वो अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर देते थे। इससे जो है राजपूत शासकों को जो है युद्ध में हानि उठानी पड़ी। और फिर ये तो आसानी से समझा जा सकता है कि अश्वारोही सेना के तीव्रता के मुकाबले जो है इनमें हाथियों में वो गतिशीलता भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो है अश्वारोही सेना और हाथियों का प्रयोग करना जो है कहीं न कहीं ये इनके पक्ष में गया तुर्कों के, और हाथियों के प्रयोग से जो है राजपूत शासकों को हानि उठानी पड़ी। दूसरा कारण अगर हम देखेंगे इसी में सैनिक कारण में ही, तो रणनीति में अंतर, यह भी एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था। तुर्कों ने मध्य एशिया का जो कठिन संघर्षपूर्ण जीवन था उसमें
एक जो है नई युद्ध कला का लगातार विकास करते रहे, युद्ध करते रहे और नई नई कलाओं का जो है युद्ध कला का विकास किया। वे नवीन युद्ध प्रणाली अपनाते थे, नए नए अस्त्र शस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। इसे समझना बहुत कठिन नहीं है। आज भी आप देखेंगे कोई भी देश हो, जो भी युद्धास्त्रों की जो है जो होड़ चल रही है पूरी दुनिया में, जो देश जो है नवीन युद्ध प्रणाली और नए नए अस्त्र शस्त्र जो है से लैस हैं, वो जो है बहुत आगे हैं। जिनके पास इन अस्त्र शस्त्रों का जो है अभाव है, वो कहीं न कहीं पीछे रह जा रहे हैं अभी। और वर्तमान में आप देखेंगे तो युद्धास्त्रों की अभी भी होड़ है। कोई परमाणु बम जो संपन्न देश हैं वो अपने को शक्तिशाली मानते हैं, जो इस होड़ में पीछे रह गए हैं वो जो है अपने को कमजोर मानते हैं। तो उस समय भी ऐसी स्थिति थी। तो जो इन कलाओं में नए नए अस्त्र, नवीन युद्ध प्रणाली, युद्ध कला का जो है विकास कर लिया था, वो स्वाभाविक रूप से वो आगे निकल जाएंगे युद्ध कला में। वही हुआ भी। और जबकि राजपूत को देखेंगे तो राजपूत जो है जो सैनिक होते थे वो पैदल होते थे और तलवार से युद्ध करते थे। जबकि तुर्क घुड़सवार जो है दूर से ही तीर धनुष से ही जो है उनको घायल कर देते थे या मार गिराते थे। जबकि यही काम जब इनको राजपूत सैनिकों को करना होता था, युद्ध करना होता था, तो उसके लिए इनको तुर्क अश्वारोही सैनिकों के पास नजदीक जाके युद्ध करना पड़ेगा ना। तो ये भी इनको जो है जो युद्ध प्रणाली थी, रणनीति थी, उसमें जो कहीं न कहीं ये जो है राजपूत पीछे रह गए। नए नए अस्त्र शस्त्रों से के मामले में पीछे रह गए, नवीन युद्ध प्रणाली में पीछे रह गए। इसका खामियाजा इनको नुकसान उठाना पड़ा। सैन्य इसी में जो है अगर आप देखेंगे रणनीति के स्तर पे ही तो देखेंगे, जो तुर्क सेनापति होता था वो जो है सेना के पृष्ठभाग में एकदम पीछे रहकर युद्ध का संचालन करता था और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों के अनुसार वो अपनी सेना का जो है संचालन करता था। राजपूत सेनापति क्या होता था, स्वयं युद्ध करता था और आगे रहता था। वही जो है युद्ध का संचालन करता था, निरीक्षण करता था। राजपूत सेनापति क्या होता था कि वो हाथी पर सवार होता था। इससे जो है तुर्की जो धनुर्धर थे, अश्वारोही सेना, वो धनुष से उनको जो है मार गिराती थी। और एक बार सेनापति घायल हो गया या गिर गया तो फिर राजपूत सैनिकों में जो है भगदड़ मच जाती थी। तो इसका जो है भी नुकसान इनको उठाना पड़ा। इस रणनीति से भी ये कहीं न कहीं जो है राजपूत सैनिक पीछे रह गए, रणनीति से मात खा गए। और इसके अलावा तुर्की सेना में क्या होता था कि तुर्की सेनापति जो है सेना का एक भाग अपने जो है नेतृत्व में जो है आरक्षित रखता था और उसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर करता था। जबकि राजपूतों के पास आप देखेंगे तो उनके पास आरक्षित सेना नहीं होती थी। तो फिर अगर आवश्यकता पड़ती थी आरक्षित सेना के तो उनके पास होती नहीं, तो उसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। फिर इसी में जो है तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे सैनिक कारण में ही, तो अस्थायी सेना का अभाव। राजपूत सैनिक शासकों के पास कहीं न कहीं जो है बहुत कम संख्या में स्थायी सेना होती थी। वो सेना के लिए अपने सामंतों पर जो है आश्रित हुआ करते थे। जब युद्ध होता था तो वो सामंतों से जो है सैनिक सहायता मांगते थे। अब सामंती सेना में क्या है, सैन्य अनुशासन, उनमें सैन्य शिक्षा, संगठन, नेतृत्व का जो है अभाव देखने को मिलता था। अब और ये जो है सामंती सेना है, विभिन्न सामंतों से इकट्ठा करेंगे तो वह विभिन्न वर्गों में विभाजित होती थी और उनको एक साथ संगठित करना है और युद्ध में उनको जो है एक युद्ध नीति पे संगठित करना और संचालित करना बहुत ही कठिन काम था। और इतना ही नहीं, इन जो सामंती सैनिक हैं इनकी निष्ठा जो है वो जो है अपने संबंधित सामंतों के प्रति होती थी। तो वो जो है उसका भी कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ा। जबकि तुर्क सेना में संगठित तुर्क सेना से अगर आप तुलना करेंगे तो तुर्क सेना संगठित थी और तुर्कों के पास एक अस्थायी सेना थी। फिर हम इसी में सैनिक कारण में ही संपूर्ण युद्ध की अवधारणा जो है एक चौथा पॉइंट देख सकते हैं। तो जो तुर्क शासक थे या सेनापति थे वो कहीं न कहीं संपूर्ण युद्ध की अवधारणा से प्रेरित थे।
ये संपूर्ण युद्ध की अवधारणा क्या थी कि वो अपने शत्रु का जो है पूर्ण विनाश में विश्वास करते थे। वो नागरिकों की हत्या कर देते थे, ग्राम और नगरों को जला देते थे, लूट लेते थे और नरसंहार कर देते थे। शत्रु को आतंकित करना, शत्रु के जो है साधनों को नष्ट कर देना और उनके साथ धोखा करना, कुल मिला के उनको देखो किसी भी तरीके से जो है युद्ध में विजय प्राप्त करना उनका उद्देश्य होता था, चाहे उसके साधन कितने ही खराब क्यों ना हो। उनका उद्देश्य ये था कि जो है युद्ध में विजय प्राप्त करना है। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आज से कुछ साल पहले तक जो है इसी तरीके की चीजें बहुत कुछ मुझे देखने को मिलती थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है ऐसे ही कुछ जो है इसी तरीके का बर्ताव करती थी कि उनको हर हाल में जीतना होता था। उसके लिए चाहे वो कितने ही गलत तरीके से जो है साधनों का जो है प्रयोग करना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम की ही अगर वही तुलना करते थे तो वो जो है अगर कोई आउट है, सचिन तेंदुलकर ही हैं या कोई दूसरे खिलाड़ी आउट तो आउट, चल दिए वो। अब इस पर ये नहीं कि अब तो खैर डीआरएस आ गया है, लेकिन उन दिनों की बात बता रहे हैं। तो ये जो है कहीं न कहीं ये चीजें निर्णायक साबित होती हैं और उन दिनों भी ऐसे ही कुछ था। तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं। तो किलिंग इंस्टिंक्ट आप जो है ये भी आप देखेंगे कि एकदम जो है कुचल देना ऑस्ट्रेलिया की टीम में कहीं न कहीं, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं, ये चीज बहुत देखने को मिलती है। जैसे वो 5 मैचों की सीरीज खेल रहे हों तो ये नहीं कि 4 जीत गए, 3 जीत गए तो किसी तरीके की लापरवाही इस तरीके की कोई बात करें। वो पांचों में इतनी बुरी हार हराना चाहते थे विपक्षी टीम को। कुछ उसी तरीके की चीज इनको भी था कि बस इनको जो है शत्रु को कुचल देना है, पराजित कर देना है, वो चाहे साधन किसी भी तरीके के उनको अपनाने पड़े। जबकि राजपूतों को देखेंगे तो राजपूतों जो है राजपूत शासक क्या थे, धर्म युद्ध से प्रेरित थे। वो उनके धर्म युद्ध में क्या क्या चीज शामिल थी, जैसे कि शरणागत को क्षमा कर देना, जो उनकी शरण में आ गया, हार स्वीकार कर लिया, उसको क्षमा कर देते थे। भागते शत्रु का पीछा न करना, इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, बहुत सटीक उदाहरण की तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा करके उसको उसी समय जो है उसकी हत्या करना या समाप्त करना उचित नहीं समझा। ये कहीं न कहीं से एक आप लापरवाही मान सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है गैर सैनिकों पर जो है वो उनकी हत्या नहीं करते थे या उनको मारते नहीं थे। विश्वासघात को जो है अधर्म मानते थे कि विश्वासघात करना जो है अधर्म है ये। तो इस तरीके की जो है युद्ध प्रणाली या जो है इनका इस तरीके से जो है युद्ध करते थे। राजपूत युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करना और उसी युद्ध में ही जो अपने प्राणों के बलिदान कर देना अपने जीवन का उद्देश्य समझते थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सैनिक कारण के ही स्तर पे इतना तुर्की सैन्य प्रणाली और युद्ध रणनीति में अंतर, इतनी सारी चीजें दोनों जो है तुर्की शासकों में और राजपूत शासकों में जो है देखने को मिलती है। और इसने कहीं न कहीं अपनी जो है निर्णायक भूमिका निभाई और इस वजह से तुर्क सफल हो गए और राजपूत जो है पराजित हो गए।